आइए सॉल्व करते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है बायोकेमिकल टेस्ट और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि कौन कौन से कुछ टेस्ट दिए हुए हैं आपके और उनसे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं जो उनकी जांच की जाती है। तो सबसे पहले दिया है सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, यूरिनरी आयोडीन और सीरम रेटिनॉल। ये चारों क्या हैं? टेस्ट हैं। और इनके साथ में डिफिशियंसी क्या दिया है? विटामिन ए डिफिशियंसी, गॉइटर जिसे हम घेंघा रोग या गलगंड रोग कहते हैं, और क्वाशियोरकर, और साथ ही साथ एनीमिया जिसको कि हम रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। हिंदी में भी दिया है जीव रासायनिक परीक्षण, सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, मृति आयोडीन और सीरम रेटिनॉल। पोषणहीनता रोग में क्या है? विटामिन ए की हीनता, गलगंड, प्रोटीनहीनता और अरक्तता यानी कि एनीमिया। ठीक है, अब आपको मैच करना है। मैच करना है क्या? किससे करना है मैच? देखिए आप लोग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप डायरेक्ट भी पहले एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आप सीधे अपने आंसर को मिलाइए। इन केस नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शन के बेस पे करते हैं। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, यानी कि लगभग पढ़ा हुआ है, तो हम अगर एक दो चीजों को मिलाएंगे तो हम आसानी से इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सीरम एल्ब्यूमिन नहीं पता है लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है? नॉर्मल चीज है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो हीमोग्लोबिन को अगर हम एनीमिया से मिला दें, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की जांच कब की जाती है? जब रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया की जांच करनी हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन को मिलाया हमने 4 से। अब आप देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? 4 में। वाह क्या बात है, एक ही बार में आंसर आ गया, इतना इजी था। लेकिन क्या करना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, एक ही बार में आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही है। कैसे? क्योंकि आपने बी को चौथे में मिला दिया। अब क्या है, ए का तीसरा दिया है, यानी कि सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट जो होता है वो आपका क्वाशियोरकर की जांच के लिए होता है। ठीक है, फिर आपका यूरिनरी आयोडीन, आपको आयोडीन पता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो इसको कहाँ मिला देंगे? यहाँ मिला देंगे। और सीरम रेटिनॉल, रेटिनॉल की बात हमेशा हम जानते हैं क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम भी है, तो ये कहाँ मिल जाएगा? हमारा विटामिन ए डिफिशियंसी में। तो अगर आपने किसी भी एक ऑप्शन को भी लगभग मिलाया होता, ठीक है, तो आपका आंसर बन सकता था। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन था कि आप हीमोग्लोबिन को एनीमिया से मिला दें। तो ये आपका सही आंसर है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर्स को देखना है और समझना है। अब देखिए उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है इसमें। इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग ही करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है आपके विटामिन और दूसरी तरफ क्या है? उनके फंक्शंस, यानी कि विटामिन के कार्य क्या क्या है। अभी तक आपने पढ़ा, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कि बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं और क्या कैसे हमें किन किन उन टेस्टों की वजह से हम किन किन रोगों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब विटामिन के बारे में पढ़ना और उनके क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। विटामिन B12 है, ए है, ई है और थायमिन, जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं। अगर ऑप्शंस को देखेंगे अगर हम ऑप्शंस को देखें, यहाँ पे ऑप्शंस कर लेते हैं, ये रहे ऑप्शंस आपके। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में देखिए पहले ए का तीसरा 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या आपको कोई भी इसमें एक अलग दिख रहा है? नहीं, आपको पहले आंसर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर मिलाने के लिए हमें क्या करना है? विटामिन B12 दिया है। विटामिन B12 का क्या फंक्शन है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया बीमारी में विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? B12 को आरबीसी से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? नॉर्मल आरबीसी से। अब देखिए कि क्या ए का तीसरा कहीं पे मिला हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, ए का तीसरा यहाँ भी है, ए का तीसरा यहाँ भी है और ए का तीसरा यहाँ भी है। ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं मिलता हुआ। कोई बात नहीं, हम आते हैं फिर दूसरा मिलाते हैं। अब आते हैं विटामिन ए पे। विटामिन ए क्या काम करता है? इनमें से किससे रिलेटेड है? टूफा के बारे में होगा, इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इतना आपको पता है कि विटामिन ए जो होता है वो हमारे स्किन के लिए हेल्दी होता है, हमारी आंखों के लिए हेल्दी होता है। तो अगर स्किन को समझेंगे आप तो आप एपिथेलियल टिश्यू से इसको मैच कर सकते हैं। ए का, बी का हमारा क्या है? चौथा। अब आप देखिए कि बी का चौथा कहाँ कहाँ है, तो बी का चौथा यहाँ पर भी है और बी का चौथा यहाँ भी है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमें यही मिलाना है पहले और चौथे में। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, विटामिन ई।
अब मान लीजिए विटामिन ई आपको कंफ्यूजन भी है, तो इतना आपको पता है कि थायमीन, थायमीन का बढ़िया सोर्स क्या है? अनाज, ठीक है। और अनाजों की बात कहां की जा रही है? अनाज से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे और ये डी का दूसरा, अब आप देख लीजिए ऑप्शन में डी का दूसरा कौन सा है? डी का दूसरा यहाँ है, यानी कि सी का पहला होगा और ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना होता है? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, समझना होता है। इस तरह के पैटर्न अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अरेंज वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि अब आपको सीक्वेंस अरेंज करना है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। आपको सीक्वेंस अरेंज करना है, यानी कि पहले कौन सा क्रम होगा, फिर उसके बाद कौन सा क्रम होगा, लाइन बाय लाइन कौन से स्टेप्स होंगे हमारे, इस टाइप के भी प्रश्न ज्यादातर पूछते हैं। इस बार भी एग्जाम में, जो अभी हमारा जून में अगस्त में एग्जाम हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से आए हैं। खासकर मैनेजमेंट के और आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस पैटर्न पे ज्यादातर आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अरेंज द स्टेजेस ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जब भी हम नए खाद्य उत्पाद को निर्मित करते हैं या बनाते हैं, उसका विकास करते हैं, तो किन किन चरणों को हमें देखना होता है, ठीक है। सबसे पहला दिया है आइडिया जनरेशन, दूसरा दिया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा है स्क्रीनिंग, चौथा है कॉमर्शियलाइजेशन और पांचवा है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक बार ऑप्शंस को भी देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए, इन ऑप्शंस को भी देखेंगे कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ए दिया है आपका, चारों ऑप्शन में क्या दिया है? ए आपका सबसे पहले दिया है, यानी कि ए जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? पहले होगा आइडिया जनरेशन, यानी कि आप कोई भी खाद्य पदार्थ के अगर विकास कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है? आइडिया आना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सोया मिल्क बनाना है, एक एग्जांपल लेते हैं, सोया मिल्क अगर आपको बनाना है तो ये आइडिया आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, करना क्या है, ठीक है। तो आइडिया जनरेशन हो गया। अब इसके बाद के स्टेप में सी और बी दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। बी ऑप्शन में दिया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट डेवलप कर देंगे, यानी कि आपने आइडिया लगाया और आइडिया लगाने के बाद तुरंत ही आपने प्रोडक्ट बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जब भी हम आइडिया लगा लेते हैं, आइडिया डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी कि छटाई, ठीक है, छटाई भी कह सकते हैं इसको, और साथ ही साथ छानबीन भी कह सकते हैं। यहाँ पे दिया है छानबीन, ठीक है ना। यानी कि आपने जो आइडिया बनाया है सोया मिल्क उत्पादन का, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं, इनके बारे में चीजों को छांटना कि कौन कौन सी चीजें हमें प्रयोग करनी है और किन किन चीजों से दूर रहना है, ठीक है। ए के बाद हमारा दूसरा क्या हो गया? सी हो गया। अब ऑप्शन में देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग आइडिया और लगा सकते हैं कि हमारा हो सकता हो डी, ये दोनों लास्ट में, क्योंकि ये ऑप्शन कट जा रहा है तो हो सकता है ये भी ऑप्शन कट जाए, क्योंकि यहाँ भी लास्ट में डी है, यहाँ भी लास्ट में डी है। तो एक बार इसको भी काट के देख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब आपने छटाई कर लिया तो यहाँ पे क्या दिया है? डी, बी और ई। बहुत टफ लग रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद से हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। डायरेक्ट हम प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि हमें अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम जो सोया मिल्क बना रहे हैं उसमें किन किन चीजों की मात्रा कितनी होगी, ठीक है, उनको कैसे हम मार्केट में लेकर के जाएंगे, उनकी पैकेजिंग कैसी होगी, इस टाइप की चीजों के थ्रू हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपनी एक संकल्पना बनाते हैं। तो तीसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा? ई, ACE। अब आप ऑप्शन में मिलाइए ACE, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। ACE, यहीं से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आगे आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मिलाना है क्योंकि आपको तसल्ली करनी है। फिर हम मिलाएंगे बी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हाँ, ये सही है, जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा हम अपना तब प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे? उसका प्रचार प्रसार करेंगे, यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखिए, और जो ये हमारा टारगेट है
क्वेश्चंस को पूरा कराने का। अगर आप इसको भी देख लेते हैं, और आपने, मैंने कई बार बताया है कि पहले से अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेरा पूरा टारगेट यही है कि इस बार का जो दिसंबर का आपका एग्जाम है, दिसंबर 2024 का, हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी संभावना है कि आ सकता है, तो वो आपका क्रैक हो सके, आपका जो ड्रीम है आप उसको पूरा कर सके। इसीलिए ये पूरी सीरीज हमारी क्वेश्चंस की चलेगी। और इसके साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब पे अदर वीडियो चलेगा, आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। बीच में कुछ चीजों की खराबी की वजह से लगातार वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगी कि आपको निरंतर वीडियो देती रहूं, प्रोवाइड कराती रहूं। ठीक है, चलिए आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट है, इसको हम करेंगे। चलिए, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, इसमें आप ऑप्शंस में आपको बता दूंगी, तब भी आप कर लेंगे आराम से। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या सही है? यानी कि स्तनपान की अवधि में कैल्शियम की आवश्यकता गर्भावस्था की आवश्यकता अवधि से अधिक होती है। पहला ये क्या कह रहा है, आपका अभिकथन है, यानी कि एक बात कही जा रही है। तर्क क्या दिया जा रहा है कि एज लैक्टेटिंग वुमेन लूज बोन मास ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज लेस एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस। यानी इसके पीछे का कारण क्या दे रहा है कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, स्तनपान के दौरान उनकी अस्थि क्या होती है, अस्थि द्रव्यमान यानी कि बोन डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, इसीलिए उन्हें कैल्शियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता प्रेगनेंसी की अपेक्षा होती है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, कह सकते हैं कि ये बात सही है, यानी कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। इस प्रकार के प्रश्नों में दो तरह के ऑप्शन आते हैं आपके, बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कि ए व बी कथन दोनों सही है और जो हमारा तर्क है वो भी सही है। दूसरा होता है कि ए व बी दोनों गलत हैं, हमारा तर्क जो है वो गलत है। और तीसरा प्रकार का ऑप्शन आता है कि ए व बी दोनों सही है लेकिन तर्क गलत है। ठीक है, 3 ऑप्शन ये हुए। बाकी हमारा एक चौथा तरह का आता है कि ए सही है या आर गलत है, आर सही है या ए गलत है, इस तरह के। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको हल करने आना चाहिए, और ये कब हो पाएगा, जब आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया हो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लोथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट यू वुड यूज टू रेक्टिफाई द फॉल्ट। यानी कि आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज्यादा नील, ठीक है, या नीले रंग का ज्यादा प्रयोग कर लिया है, तो अब आप इसको सही करने के लिए, अपने कपड़े को सही करने के लिए किस अभिकर्मक का यानी कि रीएजेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार इससे एक न एक प्रश्न बनते हैं दाग धब्बों से रिलेटेड और उनके रीएजेंट्स यानी कि अभिकर्मकों से, कि किन दाग धब्बों को कैसे छुड़ाया जा सकता है। तो इसे हम इसी सेशन में इसको डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, एसिटिक एसिड दिया है, बोरेक्स यानी कि सुहागा दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है और ऑक्सैलिक एसिड दिया है। तो सही आंसर होगा इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, जब बहुत अधिक कपड़े में नील लग जाता है तो हम एसिटिक एसिड के प्रयोग द्वारा उन दाग धब्बों को छुड़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका डिटेल में देखते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दाग धब्बे हैं और दूसरी तरफ उनको हटाने की विधि है। ये पूरी चीजें आपके एनसीईआरटी के पीडीएफ में दी हुई हैं, तो अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से या डायरेक्ट भी इसको सर्च करके देख सकते हैं, बाकी आपको ये भी हेल्प करेगा। ठीक है, तासंजक टेप, ठीक है, इसको कैसे छुड़ाएंगे अगर टेप का दाग लग गया है तो बर्फ से सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को कड़ा करेंगे, फिर उसको खुरच कर क्या करेंगे, उखाड़ देंगे। कोई भी साबुन युक्त घोल का प्रयोग करके हम उसको धो लेंगे। दूसरा है रक्त, अगर ब्लड का दाग लग जाए, बहुत ही खतरनाक टाइप का दाग होता है ये, अगर ब्लड का दाग लगता है और अगर ताजा है, तत्काल लगा है, तो उसे हम ठंडे पानी से धो देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि पुराना दाग है तो हमको क्या करना होगा, नमक के घोल में भिगो करके उसके बाद उसको रगड़ के अगर हम धुलेंगे तो वो हमारा रक्त का जो दाग होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस क्या पूछेगा, एक तरफ दाग और दूसरी तरफ आपका अभिकर्मक पूछेगा। तो रक्त का दाग मिटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, नमक के घोल की।
बॉल पॉइंट पेन, अक्सर पेन का दाग लग जाता है, पॉकेट में जेंट्स वगैरह रखते हैं, लेडीज भी अपने जेंट्स सूट के पॉकेट में रखती है, सलवार के पॉकेट्स में रखती हैं, जेंट्स भी पॉकेट्स में रखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों का ज्यादातर ऐसा होता है कि वाइट ड्रेस रहता है, पॉकेट में पेन रखने की वजह से वो क्या होता है, बॉल पॉइंट पेन जो होता है उसका इंक लग जाता है। तो उसका दाग हम कैसे छुड़ाएंगे, तो नीचे ब्लॉटिंग पेपर रख करके मेथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करेंगे हम। किसका, मेथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करेंगे बॉल पॉइंट पेन को छुड़ाने के लिए। अब आपको क्या करना होगा, मैं एक चीज पहले आपको बता दूं कि जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको ये पूरी राम कथा नहीं लिखनी है इतनी डिटेल में, ठीक है। आपको शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बनाना है। एक तरफ दाग धब्बे लिखने हैं और दूसरी तरफ आप किस अभिकर्मक का प्रयोग कर रहे हैं वो लिखेंगे आप, ठीक है। कोशिश करिएगा कि इस चीजों को याद करके फिर लिखें, तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला है कि मोमबत्ती का अगर मोम का दाग लग जाए तो क्या करेंगे, तत्काल ठंडे पानी में भिगो देंगे, खुरचेंगे और सफेद सिरके में डुबो देंगे, फिर ठंडे पानी से धो करके खंगाल करके निचोड़ लेंगे। तो किसका प्रयोग कर रहे हैं मोमबत्ती का दाग छुड़ाने के लिए, सफेद सिरके का, ठीक है, व्हाइट विनेगर का। अगर च्युइंगम का दाग लग जाए, ये तो कपड़ों की बात है, कई बार ऐसा होता है कि बालों में भी बच्चे मजाक मजाक में च्युइंगम फंसा देते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन फिलहाल कपड़ों की बात करें तो यहाँ पे बर्फ लगाएंगे, फिर उसको खुरचेंगे और ठंडे पानी में भिगो देंगे और किसी भी प्रकार के साबुन के घोल के साथ हम उसको क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, आसानी से साफ हो जाएगा। अगर चॉकलेट का दाग लग जाए तो यहाँ क्या करेंगे, ठंडे पानी में हाइपोक्लोराइट विरंजक का प्रयोग करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जैवल वाटर भी कहते हैं, ठीक है, जैवल वाटर, हाइपोक्लोराइट का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैवल वाटर का नेम भी पूछ सकता है या हाइपोक्लोराइट का अदर नाम भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोक्लोराइट का अदर नेम क्या है, जैवल वाटर। अगला है कि करी, हल्दी या तेल का अगर दाग लग जाए, अक्सर लग जाता है, तो उसमें क्या करना है कि साबुन तथा पानी से धोना है और धूप में उसको विरंजित करना है। यानी कि अगर आप तेल और हल्दी लगे हुए दाग वाले कपड़ों को साबुन वगैरह सर्फ से धुल देंगे, जैसा हम किचन के कपड़ों के साथ करते हैं, धुल करके फिर हम क्या करते हैं, धूप में उसे डाल देते हैं। धूप में डालने से क्या होता है कि जो सनलाइट पड़ती है वो क्या है, हमारा प्राकृतिक ब्लीचिंग यानी कि नेचुरल ब्लीचिंग करता है वो, और वो रंग को उड़ा देता है, वैनिश कर देता है, गायब कर देता है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया मेथड है, इसके लिए आप इसको घर पे भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर रख सकते हैं, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर रख करके उसे इस्त्री करके भी इस दाग को हटा सकते हैं, फिर पानी से धुल सकते हैं। अगर पुराना धब्बा है तो जैवल वाटर में भिगो करके हम उसे हटा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैवल वाटर, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका। चलिए आगे और भी कई प्रकार के दाग हैं। अब यहाँ पे दिया है अंडे का दाग। अंडे का दाग जब आपके कपड़ों पे लग जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है क्या है, कुछ नहीं, ठंडे पानी से धो लेना है और साबुन और फिर गुनगुने पानी से उसको धो करके उसको छुड़ा लेना है, आराम से छूट जाएगा। फिर फल और सब्जियों का दाग अगर लग जाए तो अगर ताजा धब्बा है तो हम स्टार्च का पेस्ट लगा करके उसको रगड़ करके धुल के हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फल एवं सब्जियों का दाग है तो हम स्टार्च का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए हम बोरिक नमक और गर्म पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। बोरिक एसिड, नमक और गर्म पानी। अगर पूछने फल एवं सब्जियों का दाग हटाने के लिए किस एसिड का यूज किया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, बोरिक एसिड। जैसे अभी नील का दाग हटाने के लिए क्या था, एसिटिक एसिड। क्लियर है। फिर अगर ग्रीस की चिकनाई लग जाए, अब देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका अक्सर पूछता है, जैसे ग्रीस हो गया, इंक स्याही हो गया, आपका लिपस्टिक हो गया, इनके दाग पूछता है, ठीक है ना। तो ग्रीस का अगर लग जाए तो ग्रीस की चिकनाई के लिए हम पेट्रोल का यूज कर सकते हैं, स्प्रिट का यूज कर सकते हैं, कैरोसिन ऑयल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टार्च का पेस्ट लगाकर भी हम इसको छुड़ा सकते हैं और जैवल वाटर का भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए, ग्रीस के लिए, जो चिकनाई होती है उसके लिए कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं, पेट्रोल, स्प्रिट, कैरोसिन ऑयल, स्टार्च और साथ ही साथ जैवल वाटर। स्याही, इंक का दाग अगर लग जाए, अभी आपने बॉल पेन इंक को पढ़ा है, अब यहाँ पे इंक की ही बात कर रहा है, तो ताजे धब्बे को तो हम साबुन और पानी से साफ कर सकते हैं। जैसे धब्बा लगा तो हम उसे तुरंत क्या करें, उसे हम साफ कर लें, तो इसको हम ऐसे साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबा हो जाए तो क्या करेंगे, नींबू का रस, दही या खट्टा दूध और नमक लगाएं और फिर उन्हें सुखा दें। जैवल वाटर का भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में उसको रगड़ करके ऑक्जेलिक अम्ल में भी डुबो करके हम साफ कर सकते हैं। देखिए कई सारे एसिड का यूज दिखा रहा है, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड,
पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो है जैवल वाटर है, बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करना जरूरी है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम में भी क्या है, चिकनाई के विलायक में स्पंज से साफ करेंगे और साबुन और गर्म पानी से धुल लेंगे तो वो आसानी से साफ हो जाएगा। लिपस्टिक का दाग, लिपस्टिक का बहुत बार पूछता है, लिपस्टिक हो गया, नेल पेंट हो गया, इनका दाग पूछता है, तो मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज करेंगे हम, किसके लिए, लिपस्टिक के दाग को छुड़ाने के लिए, और साथ ही साथ ग्लिसरीन का यूज भी हम कर सकते हैं लिपस्टिक के दाग को छुड़ाने के लिए। दवाइयां हैं, दवाइयों का दाग जब लग जाता है, जो हमारा सिरप वगैरह होता है, इनका दाग जब लग जाए तो क्या करेंगे, इसमें भी मेथिल अल्कोहल में क्या करेंगे, डुबो देंगे और ऑक्जेलिक एसिड के हल्के घोल में डुबो करके हम उसको साफ कर लेंगे। अब देखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड से आपका स्याही भी साफ हो रहा है और आपकी दवाइयां भी साफ हो रही हैं। इसके बाद है मिल्ड्यू, ओस के धागे, ओस के दाग जो होते हैं, इनको हम हाइपोक्लोराइड ब्लीच के द्वारा करेंगे। हाइपोक्लोराइड ब्लीच का दूसरा नाम क्या है, जैवल वाटर, जरूर याद रखिएगा, उससे हम इसको साफ करके हटा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब आगे चलते हैं फिर आगे आपका दूध और क्रीम, कुछ ही बचा है ये, इसको डिटेल में कंप्लीट करना जरूरी था क्योंकि ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाता, ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको आसानी से कर पाए, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बाद में पढ़ाने की अपेक्षा जो मेन टॉपिक हैं, जिनसे हर बार प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, उनको आपको साथ ही साथ में कवर कराते चले। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, दूध या क्रीम। तो किसी विलायक से स्पंज द्वारा साफ करके ठंडे पानी से धो देंगे तो वो साफ हो जाएगा। पेंट या पॉलिश, यही पेंट या पॉलिश, तो इसको हम केरोसिन और तारपीन के तेल से साफ कर सकते हैं और साथ ही साथ सोडियम थायोसल्फेट के साथ ब्लीच करके भी इसको साफ कर सकते हैं। जंग की बात है, जो कपड़ों में लोहे की वजह से जंग लग जाता है, ब्राउन ब्राउन सा जंग का जो दाग दिखाई देता है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको भी ऑक्जेलिक एसिड के साथ कर सकते हैं। स्याही के दाग की भांति ही उपचार करना होता है इसका। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड किसको किसको कर रहा है, स्याही को भी कर रहा है, ठीक है, और आपके जंग वाली चीजों को भी क्लीन करने का काम कर रहा है। इसके साथ ही जो आपकी दवाइयों के दाग हैं उनको भी हटाने का काम कर रहा है, काफी चीजों में यूज हो रहा है। जलने का दाग, कपड़ा जो जल जाता है उसके दाग को कैसे हटाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ स्पंज के प्रयोग करते हैं, और यदि इससे कपड़े को नुकसान पहुंचा है तो दाग दूर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके प्रमुख दाग धब्बे हैं जिनको छुड़ाने के लिए हम किन किन मेथड्स का या किन किन अभिकर्मकों का, एजेंट्स का, ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, उनके बारे में ये डिटेल था पूरा। इसके अलावा भी कुछ होंगे तो मैं शॉर्ट्स में आपको बता दूंगी। चलिए अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका कॉन्सेप्ट समझना इसका जरूरी है, इसलिए ये भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। फिलहाल क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपैरेल प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन टीम वर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, प्रणाली टीम कार्य यानी कि टीम वर्क पे, टीम कार्य, और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है, यानी कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट, फॉर क्वालिटी ऑफ आउटपुट। इसके आधार पर हम इनमें से किस प्रोडक्शन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन में आपके 4 दिए हुए हैं, 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, जिसको कि प्रगतिशील पोटलिका प्रणाली कहते हैं या उत्पादन प्रणाली कह सकते हैं। दूसरा है यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, इकाई उत्पादन प्रणाली। तीसरा है मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम, प्रमापीय उत्पादन प्रणाली। चौथा है कस्टमाइज प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि ग्राहक अपेक्षित उत्पादन प्रणाली। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं, ठीक है, हमारा क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या है, गुणवत्ता के लिए हम जब काम करते हैं साथ में मिल करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, तो इनमें से किस प्रोडक्शन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। आइए देख लेते हैं प्रोडक्शन सिस्टम क्या है। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में मैटर में मिल जाएगा, आप पीडीएफ के थ्रू भी इसको कवर कर सकते हैं। A production system is a system that converts demand into products। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है।
जो डिमांड है उस डिमांड को प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना ही क्या है, हमारा उत्पादन कहलाता है। ठीक है, उत्पादन प्रणाली कहलाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रिसोर्सेज। ये क्या कहलाता है, रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे पास साधन है उनसे गुड्स और सर्विसेज बनाना, जो डिमांड होती है, डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्रिएट करना, वो क्या कहलाता है, हमारा उत्पादन प्रणाली। प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स और प्रोसेस सच एज, यानी कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया है, और इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें काम चलता रहता है। जैसे कि कौन कौन से हैं, सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स को ढूंढना, कच्चे माल को ढूंढना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनके निर्माण की प्रक्रिया, विनिर्माण करना, पैकेजिंग, उनको पैक करने की प्रोसेस, फिर शिपिंग, ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिपिंग करने की प्रोसेस, फिर स्टोरेज, उनको रखने की प्रक्रिया, ठीक है, फिर डिजाइन करना, और साथ ही साथ डिलीवरी, यानी कि समय पर जगह पर पहुंचाने का काम करना। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है। ठीक है, यानी कि जिस भी गुड और सर्विस की, यानी कि वस्तु एवं जो भी सेवाएं हैं उनकी डिमांड है, उस डिमांड को क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, और उसे बनाने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए उसको जो भी उपभोक्ता है उस तक पहुंचाना ही हमारा क्या है, उत्पादन प्रणाली है, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम है। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये आपको पढ़ना है टेक्सटाइल के पर्पज से। ठीक है, हालांकि इसका प्रयोग हर फील्ड में किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम को यहाँ पर जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल में यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस दिया हुआ है आपको, प्रोसेस क्या दिया है, इनपुट। ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है जैसे कि एक साइकिल। इनपुट यानी कि हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए हमने क्या किया, पहले मान लीजिए अगर हम मधुमक्खी बना रहे, शहद बना रहे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया शहद, तो शहद बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मधुमक्खी पालन करना होगा, मधुमक्खी पालन करके हमें शहद निकालना होगा और उसे फिर ट्रांसपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इनपुट है, जो सेवाएं लगाई जा रही है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका पूरा जो फैक्ट्रियल प्रोसेस है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसका रिफाइन होना, प्योरीफाइंग होना, और फिर डिब्बों में पैक होना, डिब्बों में पैक होने के बाद से उसकी लेबलिंग लगना, पैकेजिंग होना, ये सारा प्रोसेस हमारा क्या है, प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। और आउटपुट में क्या है, इसका बाहर निकलना, बाहर आना फैक्ट्री से, शॉप में लगना, और फिर घरों में प्रयोग होना। और जब ये घरों में प्रयोग होता है तो फिर इसका फीडबैक कहाँ जाता है, इनपुट के रूप में। ठीक है, फिर ये फीडबैक जाता है और बाहरी जो एनवायरनमेंट है हमारे, वो भी इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन में आपकी तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक और एनवायरनमेंट, ये पांचों भी हैं, लेकिन ये तीनों क्या है, आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो कि नेक्स्ट में आपसे ये क्वेश्चन कर ही ले कि प्रोडक्शन सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं, और ये 3 दे दे या ये 5 दे दे, आपको छांटने को बोल दे, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। चलिए आप चारों को समझ लेते हैं कि चारों का क्या मीनिंग है। बहुत शॉर्ट में ही समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहला क्या दिया है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम। इसको कहते हैं अनुकूलित उत्पादन प्रणाली। ये क्या है, एक विनिर्माण प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत ग्राहकों या अनुप्रयोगों के लिए अद्वितीय उत्पाद बनाती है। व्यक्तिगत, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी फैक्ट्री या किसी की जरूरतों के हिसाब से किसी चीजों में परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए कि कोई आप जो होलसेल में कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, होलसेल कपड़े क्या होते हैं, आपको पूरे थोक में मिलते हैं और उनका कोई साइज, कोई फिगर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर आप उसे टेलर के पास लेके जाते हैं उन कपड़ों को और उसे अपने हिसाब से बनाते हैं, तो वो क्या होता है, कस्टमाइजेशन होता है। यानी कि वो जो प्रोडक्शन सिस्टम है पूरी तरह से कस्टमाइज करके आपको मिलता है। जैसे कि कपड़ों में भी क्या है, एल शेप होना, एक्सेल शेप होना, एम, मीडियम शेप, और उसके साथ ही साथ स्मॉल साइज वगैरह, ये सब क्या है, कस्टमाइजेशन है। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूनिक प्रोडक्ट्स, अलग बनाता है। इंडिविजुअल कस्टमर्स और एप्लीकेशंस, यानी कि अनुप्रयोगों के लिए, प्रयोगों के लिए, किसी अलग कस्टमर के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन सिस्टम होता है। जैसे अगर इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखा जाए तो अनिल अंबानी, ठीक है, अनिल अंबानी हो गए,
अनिल अंबानी के पूरे फैमिली, पूरे घर खानदान की अगर बात कर ली जाए तो इनके कपड़े क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं। हमारे आपके कस्टमाइज नहीं होते हैं, ठीक है। हम मिडिल क्लास, लो क्लास, इन हायर इनकम ग्रुप भी जो होगा उनके भी कपड़े क्या होंगे, बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं होंगे। लेकिन अनिल अंबानी हो गए, हीरो हीरोइन, एक्टर्स वगैरह हो गए, इनके कपड़े क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो ये होता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि जब कीवर्ड याद रखिएगा क्या क्या है, यूनिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल कस्टमर, जब किसी एक व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पे, उनकी आवश्यकता के आधार पर कस्टमाइज किया जाता है, एक अलग उत्पाद बनाया जाता है, तो वो हमारा कस्टमाइजेशन वाला कहलाता है, कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन सिस्टम। इसके बाद से दूसरा है आपका, इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है आपका, अब मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम। मॉड्यूलर का मतलब क्या है, जो नवीन हो, कुछ अच्छा हो, ठीक है। इज अ कंटेन्ड वर्क यूनिट दैट यूजेज अ टीम ऑफ मल्टी स्किल्ड वर्कर्स टू प्रोसेस प्रोडक्ट्स। अब यहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बात किसकी कर रहा है, टीम की, टीम वर्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मल्टी स्किल्ड, जो मल्टी स्किल्ड वर्कर्स हो उनकी बात कर रहा है। तो ये क्या है आपका, मॉड्यूलर है। यानी कि एमपीएस शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम कहेंगे, एक ऐसी कार्य इकाई है जो उत्पादों को संसाधित करने के लिए बहुकुशल श्रमिकों की एक टीम का उपयोग करती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर सीट पे एक एक बंदा बैठा हुआ है और इसके अलग अलग फंक्शन है। एक काम को ये करके देगा, फिर ये उस चीज को करेगा, फिर ये करेगा, और ये प्रोसेस पूरी तरह चलता रहेगा। और लास्टली ये सब क्या है, अपने अपने काम में बहुत कुशल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, तो इनके काम को कंटिन्यू चलता रहता है। ये यहाँ से देगा, यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर इसके काम को यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम है, ठीक है, जहां पे व्यक्ति टीम वर्क करता है, स्किल्ड काम करता है और एक बढ़िया प्रोडक्ट निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम है आपका। चलिए अगला है द प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। बंडल का मतलब ही जान रहे हैं आप, क्या है बंडल, बल्क में कोई चीज करना, ठीक है। इज अ गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम वेयर कट गारमेंट पार्ट्स are tied into bundles and passed sequentially from one operator to the next. It also called material handling system. ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि कटे हुए कुछ परिधान होते हैं, कटे हुए कुछ कपड़े होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बंडल में काम करने के लिए, बंडल में बनाए जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जहां कटे हुए परिधान भागों को बंडलों में बांधा जाता है और क्रमिक रूप से एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। यहाँ पे ये सारे जो वर्कर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बंडल में, बल्क में काम कर रहे हैं, ठीक है, कटिंग कर रहे हैं उनकी, और उसके बाद से एक सिस्टम से दूसरे स्टेप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यानी कि बंडल में एक व्यक्ति कटाई करेगा तो नेक्स्ट जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसके अलग पार्ट्स को काटेगा या असेंबल करेगा। तो ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ये क्या है हमारा, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, प्रगतिशील बंडल प्रणाली। चलिए इसके बाद से आपका चौथा है यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, यूपीपी। देखिए शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता हो कि अगली बार ये पूरे नाम के साथ ना दे, शॉर्ट नेम के साथ दे, ठीक है। तो यूपीपी प्रणाली क्या है आपका, इज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दैट यूजेज अ डिवीजन ऑफ लेबर। सब में कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो श्रमिक हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनमें क्या है, डिवाइडेशन है, सब एकल काम कर रहे हैं, सब अकेले अकेले काम कर रहे हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, ठीक है, समूह में काम नहीं कर रहे, हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल कार्य कर रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द अपैरल एंड होम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट ऑल्सो नोन एज ओवरहेड प्रोडक्शन सिस्टम एंड हैंगर प्रोडक्शन सिस्टम। इसे ओवरहेड प्रोडक्शन या हैंगर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे कि अगर ये व्यक्ति काम कर रहा है तो ये इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा और ये हैंगर्स के साथ रहता है। इन हैंगर्स में ही कपड़े क्या होते हैं, लगे रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉ टूथ है, यानी कि सिलने के लिए, पकड़ने के लिए चीजों को। डेटा, यहाँ पे एक माइक्रोचिप लगा होता है, इन हैंगर्स में माइक्रोचिप लगा होता है जो कपड़ों की जो भी प्रोसेस है उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये प्रणाली क्या कह रही है कि एक विनिर्माण प्रणाली है जो परिधान और घरेलू वस्त्र उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रम के विभाजन का उपयोग करती है, ठीक है। श्रम के विभाजन का मतलब कि ये सारे व्यक्ति लगे हुए हैं और ये क्या करेंगे, एक एक काम
करेंगे अपना। यानी कि एक व्यक्ति जो होगा वो कपड़े की कटिंग भी करेगा, उसकी सिलाई भी करेगा, प्रेसिंग भी करेगा, सारा काम करके फिर वो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचाएगा। तो ये यूनिट है, यूपीपी, यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, यूपीएस जिसको कहते हैं, यूपीपी नहीं है, यूपीएस है। तो ये 4 प्रोडक्शन सिस्टम है। अब आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं कि टीम वर्क की बात कर रहा है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी कब हमारी आएगी बढ़िया? जब हम स्किल्ड वर्कर का प्रयोग करेंगे, जब हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो टीम वर्क की बात हमारा किस ऑप्शन में किया है? मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम, प्रमापी उत्पादन प्रणाली। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन हमने कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मुझे बनाने में 2 दिन लगा है, कुछ खराबी की वजह से, किसी चीज की वजह से, लेकिन अब प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि प्रयास करूंगी मैं कि रेगुलर आपको वीडियोस देती रहूं। इतने क्वेश्चंस मुझे लगता है कि अगर आप कर लेंगे तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन। नाइनटीथ क्वेश्चन है हमारा लाइट फास्टनेस। लाइट फास्टनेस टेस्ट जो होता है उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है लाइट फास्टनेस रेटिंग्स आर इन द रेंज ऑफ, यानी कि जो लाइट फास्टनेस, प्रकाश दृढ़ता के दर का निर्धारण जो हम करते हैं, उनकी रेंज कितनी होती है। तो स्केल की बात कर रहा है, स्केल कुछ ऐसा होता है, ऐसे भी होता है, तो यही रेंज पूछ रहा है कितना होता है। ऑप्शन में दिया 1 से 5, गलत है। 1 से 6, जी बिल्कुल गलत है। 1 से 7, ये भी गलत है। 1 से 8 जो है ये आपका सही आंसर है। जो इसकी स्केलिंग होती है वो 1 से 8 होती है, ठीक है, 0 नहीं होता है। 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये 8 तक की स्पेलिंग होती है, 1 से 8 तक। फास्टनेस, लाइट फास्टनेस, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि लाइट फास्टनेस क्या है, क्योंकि भाई डायरेक्ट आंसर से तो समझ में नहीं आएगा ना, आपको ये भी तो जानना होगा कि ये होता क्या है। चलिए इसको भी देख लीजिए। लाइट फास्टनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कलरेंट such as dye or pigment that describes its resistance to fading when exposed to light। यानी कि लाइट फास्टनेस क्या है कि कपड़े का जो डाई होता है, यानी कि रंग होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जब उन कपड़ों को हम लाइट में रखते हैं, यानी कि जैसे एग्जांपल लीजिए कि हम सूर्य के प्रकाश में कपड़ों को सुखाते हैं, धूप में डालते हैं कपड़े, प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो कितनी स्पीड से वो कपड़े का जो रंग होता है वो उड़ जाता है या चला जाता है। इसको जब हम मापते हैं तो प्रकाश दृढ़ता के रेंज में मापा जाता है, यानी कि लाइट फास्टनेस स्केल में नापा जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि प्रकाश स्थिरता एक रंग जैसे डाई या वर्णक की एक संपत्ति है जो प्रकाश के संपर्क में आने पर फीका पड़ने, हल्का होने के प्रति इसके प्रतिरोध का वर्णन करती है। कि हमारा कपड़ा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कपड़ा जिसे हम 2 तरह के कपड़ों को डालेंगे, मान लीजिए एक का कलर हल्का हो जाए और एक का कलर हल्का ना हो, तो ये क्या है, जो हमारा जो हल्का नहीं होगा, जो डार्क रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, वो हमारा ज्यादा फास्टनेस होगा, ठीक है, वो लाइट फास्टनेस ज्यादा होगा। तो यही रेंज हमें देखना है। यहाँ पे ये रेंज देख लीजिए आप लोग, ब्लू स्केल भी है, ब्लू स्केल रेफरेंस लिया गया है, डाइड लेदर सैंपल्स भी लिए गए हैं और 8 तक की स्केलिंग है। अगर 1 नंबर पे आता है, जब आप मान लीजिए घर पे चेक करते हैं, अगर तो 1 नंबर पे आता है तो ये क्या है, लो है, यानी कि उस कपड़े की फास्टनेस क्या है, कम है। 2 नंबर पे आएगा तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा, 3 पे होगा तो और डार्क होगा, 4 पे आएगा और डार्क, 5 पे और, फिर 6 7 8 जब आएगा, 8 जो होगा वो सबसे हाई होगा। तो अभी मान लीजिए पूछा था रेंज आपसे कि रेंज क्या है लाइट फास्टनेस का, हो सकता हो ये पूछ ले कि सबसे हाईएस्ट रेंज क्या है, सबसे लोवेस्ट रेंज क्या है, तो आप कॉमन सेंस का यूज भी करके लगा सकते हैं। बीच के मिड वाले ये कोई नहीं होंगे, सबसे लोवेस्ट होगा हमारा 1 और सबसे हाईएस्ट हो जाएगा हमारा 8 नंबर, ठीक है। यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा हाई फास्टनेस होगी उस कपड़े का रंग देर में उतरेगा या लेट में जाएगा। चलिए अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ब्लू स्केल, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं। कुछ कलर फास्टनेस वगैरह हैं, ASTM रेटिंग्स भी हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं टेक्सटाइल वगैरह का। वेरी पुअर लाइट फास्टनेस 1 है, पुअर लाइट फास्टनेस 2 और 3 है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट में यही क्वेश्चन पूछ ले। फेयर लाइट फास्टनेस 4 और 5 है। वेरी गुड लाइट फास्टनेस, बहुत अच्छा जो होता है वो 6 नंबर होता है, और एक्सीलेंट जो होता है, सबसे अच्छा जो होता है वो 7 और
8 होता है, तो इनका ये क्रम याद रखिएगा। और ASTM के अकॉर्डिंग इनको रेटिंग कैसे दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा नीचे से ऊपर दिया गया है, यानी कि जो 7 और 8 नंबर है उनको अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं टेक्सटाइल मटेरियल्स के, उनके द्वारा ये रेटिंग दी जाती है, और उनके द्वारा 7 8 को नंबर 1 रेटिंग दी गई है, 6 को सेकंड रेटिंग दी गई है, 5 और 4 को तीसरी, 3 और 2 को चौथी, और 1 को हमारी सबसे लास्ट। अगर आप इन दो चार्ट्स को याद कर लेते हैं, इनको अगर आप छोड़ भी दे, इन दो को याद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लू वूल रेटिंग, ASTM रेटिंग और कलर फास्टनेस रेटिंग जो स्केल है, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप सरलता से उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि PDF में मिलेगा लेकिन फिर भी ले लीजिए जो बच्चे नहीं जुड़े हैं। चलिए, इसी में आपको मैं एक चीज बताते चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पहले ही ऐड हो गया था PPT में। ये देखिए, इसी के साथ कलर फास्टनेस स्केल के साथ एक ब्लू वूल स्केल भी आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, BWS, यानी कि ब्लू वूल स्केल। लाइट फास्टनिंग के लिए यही स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ब्लू वूल स्केल रंगाई के रंगों के स्थायित्व को मापता है और कैलिब्रेट करता है। परंपरागत रूप से यह परीक्षण कपड़ा उद्योग के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग, छपाई जिसको कहा जाता है, उद्योग द्वारा स्याही रंगों यानी कि जो इंक का यूज हम करते हैं, उन इंक के प्रकाश स्थिरता के माप के रूप में इसको अपनाया गया है। और ब्लू वूल स्केल की जो रेटिंग होती है, यहाँ पे आपको 1 से 8 दिया गया है, लेकिन इसकी जो इंक वाली होती है, इंक रेटिंग, वो 0 से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक की होती है। 1 से लेकर के 5 तक की इसकी रेटिंग होती है। ये भी आपके लाइट फास्टिंग से ही रिलेटेड है। चलिए, अब वो हमारा आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से है, 19 क्वेश्चन हो गया। अब 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल में जब तक आप नीटिंग, वीविंग, इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नीट फैब्रिक, नीट फैब्रिक की बात कर रहा है, दैट यूजेस फाइन वर्स्टेड यार्न। फाइन वर्स्टेड यार्न यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महीन ऊनी सूत के प्रयोग से बुना हुआ कपड़ा है। ठीक है, जो बच्चे पढ़े भी होंगे ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं NTA में कि आप बहुत पढ़े हैं, फिर भी वो आपको अलग से उठा के दे देगा, तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। और बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, जिससे उनका जो अच्छे क्वेश्चंस को करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वो छूट जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो माइनस मार्किंग तो है नहीं, आप तुक्का मार सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो और बेहतर चीज है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है क्वेश्चन में कि कौन महीन ऊनी सूत के प्रयोग से बुना हुआ कपड़ा है। तो ये देखिए, इनले दिया हुआ है, जेफर दिया है, इंटार्शिया है, और साथ ही साथ शेकर है। ठीक है, हम इसे आगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम टेक्सटाइल की क्लास करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, जेफर। जेफर एक ऐसा कपड़ा है जो नीट फैब्रिक के अंतर्गत बुने हुए क्या आता है, अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ महीन ऊनी सूत के द्वारा ये बनाया गया होता है। ठीक है, तो ये आपका मेरे वादे के अनुसार 20 क्वेश्चंस जो सीरीज था, ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। आज आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें जो भी डाउट्स होंगे, जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी कमेंट के माध्यम से मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका आंसर भी दूं आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, पूरा देखिएगा, जो ना समझ में आए मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत ठीक लगे, समझ में आए, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, ताकि सब्सक्राइबर हमारे बढ़ पाए, और सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद से हम इस चीज को लाइव चला सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।